हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक जो अभी 10 जून 2023 को हुआ था। इसका मैथमेटिक्स पोर्शन पूरे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन देखेंगे, सबका सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। ठीक है, देखिएगा, आपको जो भी जहाँ भी डाउट होगा आप तुरंत उस क्वेश्चन का नंबर करके आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स में हम लोग इतने टॉपिक्स अभी रिसेंटली कवर किए हैं, इनको जरूर देखिएगा। आज जो हम लोग एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं ये 10 जून 2023 को हुआ था। सेट डी है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा, 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स का था। और इसमें मैथमेटिक्स पोर्शन हमारा 30 मार्क्स का था और निगेटिव भी होता है 1/4। स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करते चलते हैं। ठीक है, देयर आर सम काउज एंड क्रोज आर इन द ग्रुप। एक समूह में कुछ गाय हैं और कौवे हैं। अब द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। मतलब क्या है, जिनके पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो जिनको ट्रिक पता है वो क्या होता है, दुगने से जितना अधिक होता है उसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो वो क्या होता है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या होती है। बट अगर ट्रिक नहीं पता है तो हम लोग इसको बेसिक तरीके से बना लेते हैं, जैसे अभी समझ में आ जाएगा। ये जैसे गाय कहा है ना, गाय और कौवे, तो इनमें बेसिक क्वेश्चन के हिसाब से क्या डिफरेंस है, इनके जितने सिर हैं। ठीक है, तो जितने गाय हैं उतने ही सिर होंगे, जितने कौवे हैं उतने ही सिर होंगे कौवे के। तो अगर हम लोग बोलते हैं एक्स नंबर ऑफ गाय हैं मतलब एक्स सिर, और वाई नंबर ऑफ कौवे हैं, है ना, वाई कौवे हैं मतलब वाई सिर। और इसमें अगर हम लोग पैर का बात करते हैं, नंबर ऑफ लेग्स, है ना, पैर, तो जितने गाय होंगे उनके 4 गुना पैर। मतलब अगर एक गाय है तो 4 पैर, 2 गाय है तो 8 पैर। तो 4x, है ना, एक्स नंबर ऑफ गाय है उसमें 4 का मल्टीप्लाई, और जितने कौवे हैं उसके दुगने पैर, है ना, एक कौवा तो 2 पैर। अब जैसा मेरे को क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे मेरे x प्लस वाई, ये क्या हो गया, इतने नंबर उनके सिर हैं, इसके दुगने के, है ना, तो इसको दुगना कर दिए से 14 अधिक, दुगने से 14 अधिक क्या है इनके पैर। तो पैर कितने हैं, 4x+2y। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे x का वैल्यू आ जाएगा, ये मेरा 2x हो गया, यहाँ 2y हो गया, प्लस 14, यहाँ 4x+2y। दोनों तरफ 2y है, दोनों तरफ का y कट जाएगा, है ना, ये y कटा, ये y कटा। x को हम लोग एक तरफ ले चलते हैं, ये 4x में से 2x माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2x, 14 को एक साइड, ये हो गया x बराबर 7। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ काउस। अगर मेरे को मतलब गाय की संख्या, है ना, अगर यहाँ पर कौओं की संख्या बोलता तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देते तो y का मान आ जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है। सेट डी में जो उटपटांग क्वेश्चन है वो पहले पहले दे दिए थे, एक बार देखिएगा, है ना। द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125, है ना, 2 घनों का अनुपात 8:125 है। तो उनकी भुजा और सतह का क्षेत्रफल का अनुपात। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होना चाहिए कि उनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्योंकि भुजा क्या होता है, भुजा तो 12 होता है ना। जैसे अगर हम लोग भुजा किसको बोलते हैं, एज, ये जहाँ पे हमारा दो सरफेस टच हो रहा होता है, ये जो लाइन बनता है ये एज। तो क्यूब में क्या होता है, 12 एज बनता है। अगर दोनों को भी आप बोलते हो तो 12 और 12 मिलाकर यहाँ पे नीचे सरफेस एरिया कर सकते हैं। फिर जो आंसर आता वो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा मान सकते हैं। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, घन का आयतन, घन का सभी भुजा बराबर होता है तो एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एल के घात 3। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेरे को काम पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, अगर हम लोग इसके एक किसी भी फेस को बात करते हैं तो ये वर्ग के जैसा है, तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। और अगर सभी का कहा जाए तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, या फिर घन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये हमारा 6L होता है। अब देखो मेरे को दो वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है ना, दो आयतन का रेशियो मान लो, पहला वाला और दूसरा वाला। पहला छोटे वाले को अगर हम लोग एक साइड को L मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब। बड़े वाले क्यूब को हम लोग बड़ा L मानते हैं, तो ये मेरे को दिया हुआ है कितना, 8/125। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब रूट निकालूंगा, है ना, घनमूल निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, L/L का मान कितना हो जाएगा, 2/5। 8 का क्यूब रूट 2 और 125 का क्यूब रूट 5। ठीक है, तो ये मेरे बड़े छोटे एल का रेशियो हो गया 2, बड़े एल का रेशियो हो गया 5। अब मेरे को यहाँ पर एरिया, है ना, सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो भी, और सरफेस एरिया छोटे वाले का, है ना, और सरफेस एरिया बड़े वाले का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है, L², तो ये मेरा L²/L², है ना। अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी लोगे तो ये भी 6 और 6 होकर कट जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। L का मान था 2, है ना, तो 2 को आप स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4। बड़े L का मान था 5, तो 5 को स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 25। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4:25।
चलिए क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, है ना, पूरा डे बोला है मतलब 24 आवर, ठीक है। आर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री। तो देखिएगा अब घड़ी में जब भी देखोगे आप किसी भी टाइम के बीच देखोगे, है ना, जैसे मान लो अगर आप 1 बजे के आसपास देखते हो तो क्या होगा, जब छोटा कांटा मेरा इधर होगा तो एक बार बड़ा कांटा मेरा ऊपर की तरफ होगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली छोटा कांटा इधर होगा तो एक बार नीचे की तरफ मेरा 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो आप जैसे 1 से 2 के बीच देखोगे तो ये आपको 2 बार दिखेगा, किसी भी आवर में आप देखोगे तो आपको 2 बार 90 डिग्री बनते हुए दिखेगा, है ना। तो क्या होता है, किसी भी आवर में हमको 2 बार बनता हुआ दिखता है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 2 से 4 के बीच देखते हैं तो सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री बनता है, 90 अंश बनता है कब, 3 बजे। और 8 से 10 के बीच देखते हैं तो कितना, सिर्फ एक ही बार बनता है, 9 बजे। तो अगर हम लोग बोलते 12 घंटे में, तो 12 घंटे में ये 24 से 2 कम मतलब 22 बार बजेगा, है ना, मतलब 22 बार 90 डिग्री होगा। और अगर 24 आवर में बोलेंगे तो ये आपका कितना, 44 टाइम्स होगा, ठीक है। चलिए, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, 10 पार्ट में पढ़े हैं, और ये हमारा एलिगेशन, बेसिक, चैन रूल तीनों से पढ़े हैं, तीनों से बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। हम लोग इसको अभी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, नहीं पता होगा तो एलिगेशन मेथड जरूर देखिएगा। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज एंड बी अलोन इन 12 डेज, है ना। क्या कहा गया है, ए अकेला किसी काम को 16 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा ना, शुरुआती दिनों से एक दिन छोड़कर, मतलब पहले दिन ए, सॉरी स्टार्टिंग विथ ए, है ना, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा काम, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे करते हुए एक दिन में एक पर्सन काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। देखिए ए एक दिन में 16 काम करता है, बी एक दिन में, सॉरी ए एक काम को 16 दिन में ख़त्म करता है, बी एक काम को 20 दिन में 12 दिन में ख़त्म करता है। तो दोनों का जो आप एलसीएम ले लेंगे, है ना, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, इतना मानते हैं कि इतना टोटल वर्क करना है, ये एक मैं क्या लिया हूँ, इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब 48 काम को करने में 16 दिन लग रहा है, मतलब एक दिन में ये 3 काम करता होगा, है ना। एक दिन में ए जो है आपका, ये एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है 48 में से 12 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4। मतलब अगर हम लोग देखते हैं पहले दिन का काम ए का, दूसरे दिन का काम बी का, इनके 2 दिन का काम कितना हो जाता है, 3 + 4 = 7। ये क्या है, इनका 2 डे का वर्क है ना, 2 दिन का वर्क है। या फिर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरा एक पेयर ऑफ डे का वर्क है ना, एक जोड़ी, मतलब 2 दिन। अब ये जो मेरा 7 है, इसको मैं आगे कितना दिन तक ले जाऊँगा देखने के लिए क्या करना है, 7 का ऐसा गुणज देखिए कि ये मेरे टोटल वर्क के बराबर हो या जस्ट छोटा वाला मल्टीपल हो। तो 7 का ऐसा जस्ट छोटा वाला मल्टीपल है 42, है ना। तो ऐसा पेयर पेयर अगर मैं 7 छक जाऊँ तो मतलब क्या, 2 छक 12, है ना, मतलब 12 दिन तक अगर मैं जाऊँगा तो मेरा 42 काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर मैं 12 डेज तक जाता हूँ, ठीक है, 2 दिन का काम है, 7 7 7 ऐसा, है ना, 7 7 7, ये मेरा 2 दिन का ऐसे करते करते जब मैं 6 बार जाऊँगा तो मेरा 12 दिन होगा, और 12 दिन में मेरा 42 काम खत्म होगा। तो मेरा बचा हुआ काम कितना होगा, है ना, मेरा बचा हुआ काम कितना होगा, 48 में से मैं 42 घटा देता हूँ तो बचता है कितना, 6। अब उसके बाद पहला दूसरा ऐसे करते हुए जब 13th डे आएगा, है ना, 13th डे आएगा, मतलब विषम संख्या पहले दिन ए था, तो 13th डे में भी काम कौन करेगा, 13 डे में भी काम कौन करेगा, ए। और ए एक दिन में काम करता है 3, तो मेरा बचा हुआ काम था 6, इसमें से वो 3 काम किया, तो फिर कितना काम बच गया, 3, ठीक है। अब 13th डे के बाद जब 14th डे काम करने आ रहा है बी, ये एक दिन में 4 काम करता है ना। तो जैसे मेरा 3 काम बचा हुआ था, और ये काम कितना करता है, 4 वर्क पर डे, ठीक है। यहाँ यूनिट से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका वर्क और वर्क कट गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 3/4 डे, है ना। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो मेरा क्या आता है, 12 दिन दोनों एक एक अल्टरनेट करके काम किए थे, फिर एक दिन अकेले ए किया, फिर अगले का 3/4 काम, 3/4 ऑफ द डे, है ना, मतलब 3/4 ऑफ द डे कौन काम किया, बी। तो टोटल मेरा काम कितना हुआ, 12 और 1 13, तो 13 होल 3/4 डे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से बनेगा, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है ना कि ए का काम 16 दिन में ख़त्म होता है, बी का काम 12 दिन में ख़त्म होता है, तो ए के एक दिन का काम 1/16, बी के एक दिन का काम 1/12, ऐसा वाला भी कर सकते हो। दोनों के एक दिन का काम निकालोगे, फिर उसको अल्टरनेट लोगे, है ना। ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, एलिगेशन मेथड समझ में आता है तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, है ना। हम लोग सब किए हुए हैं, थंबनेल के साथ दिख जाएगा।
देखिए उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है क्या, द सम ऑफ टू नंबर इज 2490, दो संख्याओं का योग इतना है यदि एक संख्या का 6.5% एंड 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ अनदर, है ना। ये हमारा रेशियो और परसेंटेज दोनों का थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैं पहले नंबर को x मान लेता हूँ और दूसरे नंबर को y मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या कहा है, 6.5% है ना, 6.5% ऑफ x, ये किसके बराबर है, 8.5, पॉइंट है ना, 0.5% ऑफ y। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। जैसे ये 100 और ये 100 कट जाएगा, है ना, एक एक डेसिमल दोनों तरफ है, एक एक डेसिमल कट गया, है ना, डेसिमल हटाओगे नीचे में एक जीरो बढ़ाओगे, दोनों तरफ 1000 होगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ से किसी चीज़ से कैंसिल हो रहा है कि ये x/y 85/65, 5 से इसको कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका 17/13, है ना। मतलब अगर इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आगे, x/y रेशियो को हम लोग 17/13 रेशियो में लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए 79 होगा तो ये 39 होगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी दिया है कि x और y अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो 2490 होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 17n प्लस 13n बराबर कितना हो जाएगा मेरा 30n, और इसका मेरे को वैल्यू दिया है 2490। यहाँ से मेरे n का वैल्यू निकल जाएगा क्या, 2490 को मैं डिवाइड कर दूंगा 30 से, ये मेरा ये कटा, और उसके बाद 3 8 जा 3 3 जा, n का वैल्यू क्या आ गया 83, ठीक है, 83, ठीक है। तो मेरा x का वैल्यू क्या था, x है ना, n जैसे दिख रहा है, x का वैल्यू क्या था, ये मेरा 17n, है ना, मतलब 17 इंटू 83 कीजिएगा, ये आपका 1411 आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1411, है ना। y को निकालना चाहोगे तो y भी निकाल लीजिएगा, 13n, 13 में आप 83 को मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि आंसर इतने में आ गया है तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, 1079, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना। ये सही क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि ये जो रूट है ये 3a के आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही क्वेश्चन ये कुछ ऐसा होना चाहिए, 4a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, इतना रूट के अंदर, और ये 3a बाहर। अब देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और अगर यहीं पर मेरा माइनस होता है तो ये मेरा यहाँ पर ऐसा माइनस लग जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरा इसका रूट हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2a का स्क्वायर, है ना, देख लीजिएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू है प्लस 3a। अब ये रूट के अंदर है और उसी चीज़ को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये मेरा सिंपली बाहर आ जाएगा 1 माइनस 2a, और यहाँ मेरा 3a था, 3a में से 2a घटाएंगे, एक a बचेगा, 1 प्लस a, है ना। अब मेरे पास 1 प्लस a का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो 1 प्लस 0.1039, ये मेरा क्या हो जाएगा 1.1039, है ना। ये कब, जब मेरा ये रूट के बाहर होता, बट अगर ये रूट के बाहर नहीं है तो ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाए, क्योंकि इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा रेशियो और परसेंटेज दोनों का एकदम सिंपल सा है, अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, बट अभी के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10%, है ना, 10% ऐसा निकालेंगे ऑफ एक्स, ये 10% ऑफ एक्स हो गया। ये चीज़ किसके इक्वल है 20%, है ना, 20% ऐसा निकालेंगे, ये वाई, नीचे का 100 नीचे का 100 कट गया, एक ज़ीरो कट गया, है ना। इसको हम लोग एक्स के बटे में वाई को लिख लिए, एक्स के बटे में वाई को लिख लिए, तो यहाँ पे 2 था, ये आपका 1 नीचे आ जाएगा, सिंपल है ना। एक्स रेशियो वाई बराबर 2 रेशियो 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का है। अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 8 फॉर ₹34, है ना। मतलब क्या है, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से खरीदे, और क्या है आगे, एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 12 फॉर ₹57, मतलब उसको 12 संतरे को 57 रुपये की दर से बेच दिए। अब उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹45, ठीक है। देखिए प्रॉफिट, है ना, मतलब जो लाभ है, जो मेरा लाभ है ना, प्रॉफिट, ये क्या होता है कि मैं कितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, ये लाभ है ना, थोड़ा हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, लाभ, ये मेरा विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं इसको
एक के लिए निकालता हूँ, है ना, फॉर वन, मैं एक के लिए निकाल लेता हूँ वन ऑरेंज, ठीक है। देखिए तो मेरा जो प्रॉफिट है ये कितना होगा, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, मैं 57 रुपये में बेच रहा हूँ, कितने, 12, तो ये मैं इसको 12 से घटा दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो एक का आ जाएगा ना, जैसे मैं यहाँ पर अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ, 12 संतरे का जो मूल्य है ये कितना है, 57, तो एक संतरे का कितना हो जाएगा, 57/12, है ना, यही चीज़ किया हूँ, ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, ये मेरा इसका विक्रय मूल्य है, और ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 34 रुपये में वो 8 खरीद के लाया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, है ना, तो 12 दूनी, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 114, ठीक है, और 8 तिया, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, है ना, इतना। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12/24 और सिंप्लीफाई 1/2, मतलब वो एक संतरा में आधा पैसा कमा रहा है ना, 0.5 रुपीज़ कमा रहा है। अब देखिए इतना एक में कमा रहा है ना, तो इसका टोटल हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, हमको टोटल प्रॉफिट चाहिए कितना, लाभ चाहिए 90 रुपये, और एक में वो कमा रहा है कितना, आधा रुपया। तो ऐसे ऐसे करते हुए एन बेचेगा, है ना, तो उसको 90 रुपीज़ मिलेगा। सिंपल है, यहाँ पे एन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, सॉरी 45 था ना, 45 रुपीज़ उसको टोटल कमाना है, तो क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक का मूल्य है, मतलब एक में इतना लाभ मिल रहा है, आधा रुपया, है ना, तो 90 रुपये का, सॉरी 90 ऑरेंज बेचेगा तो उसको 45 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से हमारा टाइम एंड वर्क का आ गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। देखते हैं इसका हम लोग कुछ अप्रोच, है ना। 3 मैन और, है ना, 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में करती हैं, है ना, 3 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 43 डेज। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे 3 मैन हैं वो मेरे 5 वुमेन के बराबर हैं, अगर दोनों सेम नंबर ऑफ डेज में काम खत्म कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसको मैं रेशियो की तरह अगर निकालता हूँ तो m के नीचे में मैं w को लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, 5/3, है ना, w को इधर लिखा, 3 को इधर लिखा, है ना, 5/3। तो जहाँ जहाँ m होगा वहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, जहाँ जहाँ w होगा वहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल 5 मैन एंड, है ना, 5 मैन एंड 6 वुमेन टेक टू कंप्लीट द वर्क, है ना, मतलब 5 पुरुष और 6 महिलाएं। तो मेरे को ये पता है ना कि M1D1 मतलब जितने नंबर ऑफ आदमी जितने दिन में काम कर रहे हैं, गुणित उसका जो बराबर M2D2, ठीक है। ये कब होता है, जब एक ही टाइप के, या तो आदमी आदमी काम करें, औरत औरत काम करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करके लिखते चलते हैं। जैसे इसको मैं कंपेयर करता हूँ, मान लीजिए पहले केस से, जो 3 मैन हैं ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 43 दिन काम कर रहे हैं। अब ये M2, यहाँ तो सिर्फ मैन नहीं है ना, मैन वुमेन दोनों हैं, पुरुष महिला दोनों हैं, 5 मैन हैं एंड लिखा है इसलिए प्लस कर लिया, 6 वुमेन हैं, और ये मान लीजिए x दिन में काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पे x डेज मानते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ 5 लिख देना है, और जहाँ जहाँ w लिखा है वहाँ 3 लिख देना है। तो ये क्या हो गया, 3 × 5, है ना, × 43, m की जगह में हम लोग क्या लिखे, 5। अब यहाँ भी कर लेते हैं, 5 × 5 प्लस 6, w की जगह में क्या लिखना है हम लोगों को, 3, और इसमें बाहर में, सॉरी मल्टीप्लाई में, है ना, ये क्या हो गया x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, 5 × 5 = 25 और 6 × 18, 18 और 25 को जोड़ेंगे 43x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है मेरा, 3 × 5 × 43 था ही, तो ये दोनों तरफ जब 43 है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये भी 43, ये भी 43, मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 3 × 5 मतलब 15 डेज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, है ना। देखिए फिर से क्वेश्चन है आपका रेशियो का ही, द डिफरेंस बिटवीन द, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसको हम लोग 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे कौन सा आसान पड़ रहा है उससे कर लेंगे अभी, है ना। देखिए क्या कहा है आपको, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एट 4% प्रॉफिट एंड 6% प्रॉफिट, इसका जो डिफरेंस है ये 3% दिया है। मतलब किसी चीज़ को अगर आप 4% लाभ लेके बेच रहे हो और 6% लाभ लेके बेच रहे हो, तो जो दोनों का अंतर है वो 3 है। तो दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो, है ना, पहले वाले सेलिंग प्राइस बटा दूसरा वाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए जो आपका सेलिंग प्राइस मतलब जो उसका विक्रय मूल्य है ना, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, ठीक है। SP मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगर कन्फ्यूज़न होगा तो, SP आपके विक्रय मूल्य को बोलते हैं, है ना, और CP क्रय मूल्य को बोलते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य, है ना।
तो ये क्या होता है, सीपी में अगर मैं मान लो 4% ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक में अगर आप 4% ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, ये 104/100 है ना। अगर आप एक में 6% ज़्यादा कर रहे हो, इसका क्या मतलब होगा, 100 सॉरी इक्वल टू लिख रहा हूँ 106/100 है ना। तो इसको मेरे को क्या करना है, 4% ज़्यादा करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा 104/100। नीचे वाला क्या है, सीपी 106/100, ठीक है। दोनों के डिफरेंस का काम ही नहीं पड़ रहा है अभी, क्योंकि सिर्फ मेरे को रेशियो पूछा है। अब ऊपर और नीचे दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना, ये कट जाएगा, बटे में 100 है, कट जाएगा, क्या बचेगा 104/106 है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज का अच्छा खासा नॉलेज है तो इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। देखिए, जो भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ निकालते हैं, हमेशा क्या है, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य का ही 4% और क्रय मूल्य का ही 6% का आपको अंतर दिया है। मतलब जो डिफरेंस दिया है वो क्या है आपको, 6% है ना, -4% किसका, ऑफ सीपी दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे को कितना दिया है, 3, तो 2% है ना, दोनों को डिफरेंस करेंगे, 2% ऑफ सीपी 3 है, तो यहाँ निकाल सकते हैं ना कि 100% कितना होगा, इसमें पूरा आप 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% ऑफ सीपी क्या आ जाएगा आपका 150 है ना। तो आपको सीपी पता चल गया, तो एक बार उसका 4% प्रॉफिट निकाल लो, SP1 निकाल लो और SP2 निकाल लो। हालांकि इतना करने का नीड नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा नीड पड़ता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो इसका 150 का 4% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 156/159, इससे भी मेरा आंसर यही आ जाएगा 52/53, ठीक है। पहला वाला मेथड आसान है वैसे। चलिए, यहाँ पर आपको इसका वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एकदम आसान है ना। यहाँ पर डिवाइडर और ब्रैकेट में है तो एक साथ नीचे आ जाएगा। देखिए 0.8 है ना, इसको एक साथ लिखते चलते हैं। ये लिखिए 8, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है नीचे में एक के बाद उतना 0, तो 1 2 3 है ना, तो इसको हम लोग 1 2 3। अगला ये आपका 1, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 नीचे है ना, 2 0। फिर यहाँ पर आपका 72, डेसिमल के बाद 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड रहता है तो उसको हम लोग नीचे की तरफ ले आते हैं है ना। ब्रैकेट में है, कोष्टक में है, तो दोनों के दोनों नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर में ये हो गया 100। फिर यहाँ पर हो गया 4 और डेसिमल के बाद दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बस इसको हमको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, ठीक है। आगे 12 छक 72, 4 दूनी 8, ठीक है। ऊपर की तरफ कितना बचा, 2 और 6 मिलाकर 12, नीचे की तरफ एक के बाद 3 बार 0, 1 2 3, ठीक है। नीचे 3 जीरो है, उसको हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो ऊपर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो ये मेरा 1 और 2 दो डिजिट हो गया, एक जीरो के लिए एक डिजिट के लिए हम लोग आगे एक बढ़ा दिए और छोटा सा डेसिमल लगा दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ये हम लोग अपना किए हैं, परसेंटेज में अच्छे से पढ़े हुए हैं, है ना। इफ़ इस साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग का हर भुजा में हम लोग 25% का वृद्धि कर देते हैं। ये हमारा वर्ग होता है जिसका सभी साइड बराबर होता है। इसका एरिया होता है L स्क्वायर, है ना। इसमें अगर हम लोग दोनों साइड, मतलब अगर हम लोग पहले एरिया का बात करते हैं तो ये L स्क्वायर है। अगर नया एरिया बोलें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को 1.25L है ना। 1.25 कैसे आया, एक में अगर मैं 25% बढ़ाता हूँ तो ये मेरा 1.25 आता है, ठीक है। तो ये इतना L हो गया है ना, 1.25 L हो गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है 1.5625 L स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 1 में 56.25% का इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा एक आंसर ये हो सकता है। और किसी चीज़ में मेरा अगर एक मेरा क्वांटिटी है ना, मान लीजिए मेरा एरिया है, इसमें मेरा एक बार 25% बढ़ा एक साइड के कारण, फिर दूसरी बार 25% बढ़ा दूसरे साइड के कारण। तो किसी भी नेट चेंज है ना, मतलब जो हमारा परसेंटेज में परिवर्तन होता है दो बार अलग अलग है ना परसेंटेज के कारण, तो वो कितना होता है, x + y + XY/100। यहाँ पे तो मेरा एक बार भी 25% हो रहा है, दूसरी बार भी 25% हो रहा है, तो दोनों में हम लोग 25 ही पुट कर देते हैं। ये डायरेक्ट मेरा वैल्यू आ जाएगा 25 + 25 + 25 × 25 है ना। यही आपका कितना 625 हो जाएगा। और ये 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 56.25%, है ना। पॉजिटिव में आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, निगेटिव में आ रहा है मतलब आपका घट रहा है, ठीक है।
देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द कॉस्ट ऑफ पेंट इज ₹36 पर केजी, है ना। पेंट की लागत 36 रुपये पर किलोग्राम है। तो 2.5, है ना, 2.5 मीटर भुजा वाले घन, घन मतलब जिसका सभी साइड बराबर होता है, को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च लगेगा यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर की सतह को पेंट किया जा सकता है ना। यही चीज़ है ना कि पेंट 1 kg ऑफ पेंट कवर्स 1.5 मीटर स्क्वायर, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट आउटसाइड ऑफ अ क्यूब हैविंग 2.5 मीटर साइड। ये जैसे मेरा एक क्यूब है ना, सभी साइड इसका लंबाई भी वही होगा जो चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसी को मेरे को अब क्या करना है, पेंट करना है। तो पहली बात तो मेरे को पेंट करने के लिए इसका एरिया कितना लगेगा, जो इसका हमारा बाहर का टोटल सरफेस एरिया है, इतना मेरे को पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना होता है ये 6L² देखे थे थोड़ी देर पहले, है ना। तो 6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, है ना। इसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इतना मेरा सरफेस एरिया हो गया। अब इसको करने के लिए मेरे को क्वांटिटी कितना लगेगा, है ना। मेरे को क्वांटिटी कितना लगेगा, तो मेरे को ये पता है कि इतने में, है ना, 1.5 मीटर स्क्वायर में, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, 1.5 मीटर स्क्वायर के लिए 1 kg लग जा रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 1/1.5, ठीक है, इतना kg लगेगा। अब मेरे को तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए ना, तो मेरे को टोटल क्वांटिटी कितना लग गया, मतलब पूरा मात्रा कितना लग गया, तो 6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और ये 1 के पीछे जितना था ये आपका 1.5, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, कट जाएगा, बट अभी और देख लेते हैं, ठीक है। अब इतना मेरा टोटल क्वांटिटी मतलब इतना केजी मेरे को लग जा रहा है। अब 1 kg का रेट 36 रुपया है ना। तो मेरे को इतने kg का रेट कितना होगा, टोटल जो कॉस्ट है कितना पड़ेगा, तो ये जितना है ना, 6 इंटू 2.5 2.5 2.5 और 1.5, है ना। इसको हम लोग काटेंगे, 1.5 दूना 3 चौके 6 कट जाएगा, है ना। और ये क्या हो रहा है 36, ठीक है। ये क्या था मेरा, यहाँ तक था मेरा एरिया, है ना। यहाँ तक हो गया मेरा कितना क्वांटिटी लग रहा है, ये मेरा हो गया था एरिया। यहाँ तक हो गया कि मेरे को कितना क्वांटिटी लग रहा है, और इसमें जब मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा आ गया कॉस्ट, ठीक है। सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। कटिंग शटिंग हो जाएगा ना, 1.5 से काटोगे 6 बार में हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 25/10 25/10 25/10, ठीक है। फिर आगे कट छट के आपका 900 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये आपका सिंपल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। असम इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोस टू ₹504 इन 4 ईयर्स, है ना। एक राशि को हम लोग 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए लगाते हैं तो 504 रुपये बनता है। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज के लिए 2.5 वर्ष के लिए लगाएं तो निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी, है ना। मतलब द सेम अमाउंट, जितना पैसा है उसी को 10% के रेट से 2.5 साल के लगाएंगे तो कितना होगा। देखिए मिश्र धन मतलब हमको लास्ट में जितना मिलेगा बैंक से वो क्या होता है, मूलधन, है ना। मिश्र धन ये क्या होता है, मूलधन जितना हम लोग शुरू में लगाए हैं प्लस ब्याज, है ना। सिंपल इंटरेस्ट या तो साधारण ब्याज हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ अमाउंट मेरा क्या हो रहा है, प्रिंसिपल और एसआई। ये अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट पुट कर देता हूँ PRT/100। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसको भर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 504, P को मैं कॉमन बाहर निकाल लिया, 1 प्लस RT/100, है ना। यहाँ पर आपको P को बाहर निकाले, 1 प्लस R का मान आपको पता है 5 है, T का मान पता है 4 है, ये मेरा हो गया 100, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 20, 120/100, 504 P इंटू 120/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो P का मान है ये कितना आ जाएगा, ₹420 आ जाएगा, है ना। P मतलब इतना पैसा हम लोग लगाए थे, तो अब हमको मिलेगा कितना। इसी चीज़ को हम लोग अब इस फॉर्मूला को फिर से पुट कर लेते हैं, A बराबर यहाँ से पुट कर लेते हैं, है ना, P 1 प्लस RT/100। अब मेरे पास नया मिश्रधन पूछा है कि लास्ट में कितना मिलेगा। P का वैल्यू मेरे पास है 420, 1 प्लस नया रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, टाइम दिया है 2.5 साल, 2.5 को लिख लेते हैं 5/2, और नीचे में 100 तो होता ही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 525 रुपीज़, ठीक है। इसका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM HCF का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं, बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। अभी
जो नॉर्मल मेथड जितनी समझ में आ जाएगा उतना को बना लेते हैं। देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज 55 है ना। मान लीजिए पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो दोनों का सम कितना है बोला है 55 है। ठीक है। द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर आर 5 एंड 120। तो ये मेरे को पता होना चाहिए कि जब भी मैं दो नंबर को मैं प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जब भी मैं दो नंबर को गुणा करता हूँ वो क्या होता है, उनके LCM और HCF के बराबर होता है। ठीक है। मतलब अगर मैं गुणा करता हूँ x इंटू वाई तो यही चीज़ मेरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 120। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि इनका रेसिप्रोकल मतलब इनके कहाँ गया व्युत्क्रम का योग है ना, इनके रेसिप्रोकल का सम। तो 1/x प्लस 1/y ये कितना हो जाएगा, देखो दोनों का एलसीएम क्या हो गया एक्स वाई, वाई इधर एक्स इधर, तो क्या हो गया वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बोलिए या फिर वाई प्लस एक्स बोलिए। दोनों का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 55 और x इंटू वाई का मान आपको यहाँ पर पता है x 5 इंटू 120 है ना। ये वाला यहाँ से आया और 55 ऊपर में था। ठीक है। इसी को अब हम लोग जितना कटिंग होगा कटिंग कर देते हैं, जो बचेगा वो आंसर। ठीक है। 5 1 जा 5 11 जा, आंसर क्या हो गया 11/120 है ना। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, LCM HCF में इसको हम लोग डिटेल में समझे हैं, बेसिक मेथड इसको सॉल्व करने का। ठीक है। देखते हैं एवरेज भी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। औसत द एवरेज ऑफ x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज 11, देन द एवरेज ऑफ लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन इज। यदि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का औसत 11 है तो अंतिम तीन परीक्षणों का औसत बताइए। देखिए एवरेज क्या होता है, जो भी दिया होता है हम लोग सबको जोड़ते हैं डिवाइडेड बाई है ना। एवरेज क्या होता है, जो भी हम लोग पहले टोटल कर लेते हैं और उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। तो अगर इतना का एवरेज क्या है 11, किसका एवरेज 11 है, सबको पहले जोड़ लीजिए x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और ये क्या है x प्लस 8। सबको अब यहाँ पे कितना नंबर है, ये मेरा 1 2 3 4 और ये 5 है ना। टोटल कितने नंबर है 5, तो डिवाइडेड बाई 5 ये मेरा कितना है 11। सॉल्व करते हैं इसको है ना, 1 2 3 4 5, 5 बार x, ये हो गया 5x प्लस इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 4 हो गया 6, 6 और 6 हो गया 12, 12 और 8 हो गया कितना आपका 20 इक्वल्स टू ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 55। ठीक है। तो अब इसको जैसे हम लोग करते हैं तो 5x बराबर क्या हो गया, इसको 5 इसको मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ ना, आगे यहाँ पे मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है। तो इसमें 55 में हम लोग 20 को माइनस कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा 35, मतलब मेरे x का वैल्यू क्या आ गया 7 है ना। और जब मेरे x का वैल्यू 7 आ गया तो यहाँ से हम लोग सारे नंबर्स को निकाल सकते हैं। ये मेरा 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा और 7 में 8 ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या बोला है एवरेज ऑफ लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन है ना, अंतिम तीन। तो अंतिम तीन एवरेज ऑफ लास्ट थ्री। ठीक है। तो अंतिम तीन क्या है 11 13 और 15, इसको हम लोग 3 से भाग देंगे है ना, कितना हो जाएगा ये मेरा ठीक है 39 है ना। 39 को 3 से डिवाइड करोगे आपका 39 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है। चलिए फिर से एक हमारा बैंक वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल। तो ये तो मैं आपको बताया था शॉर्टकट है ना, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होगे तो सेम चीज़ आया हुआ है। देखिए ये हमारा क्या होता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। 16 वर्ष में किस दर से लगाएं कि दुगना हो जाए। तो इसको अगर कोई चीज़ n टाइम्स हो जाता है, n गुना हो जाता है t साल में, तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला। ठीक है। इसका मैं आपको डेरिवेशन भी बताया हुआ था है ना, ये डेरिवेशन है इसका कैसे होता है करके। तो सिंपल है, इसमें हम लोग बस पुट कर देते हैं। मेरे को यहाँ पर किस चीज़ का मान नहीं पता है, रेट का मान नहीं पता है, तो r को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड रखिए। 100 मेरे को n मतलब कितना गुना करना है दुगना है ना, तो दुगना का एक कम और नीचे t कितना है 16। तो इसको हम लोग अब पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 100/16। ठीक है। 100/16 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 6 होल 1/4% है ना, 6 होल 1/4%, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। इसका डेरिवेशन देखेंगे तो यहाँ पर है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको चाहें। आपका देखिए जो आपका अमाउंट है वो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI है ना, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन मेरा क्या हो जाना चाहिए 2 गुना हो जाना चाहिए 2p,
और ये कितना होता है PRT/100 ऐसा, है ना। यहाँ से चाहो तो आप P को कॉमन निकाल सकते हो, 1 + RT/100, और यहाँ पे क्या है आपका 2P, P और P कटा, इसको इधर माइनस कर दोगे, ठीक है। ये n मैं बोल देता हूँ कि n टाइम्स कर रहे हैं, दैट फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n - 1, है ना, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया 100 बराबर RT, यही चीज़ तो था, ठीक है। ये मैं अलग से लिख भी दिया हूँ, है ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं। देखिए सिंपल सा है, ऐसा एक क्वेश्चन पिछले बार भी आया था 2019 में भी। इसमें क्या है, आपको 0.09 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, बार मतलब यही चीज़ आपका बार बार रिपीट होगा। 7.3 के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ है, तो इसको 9, है ना, उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा है उसके उतना हम लोग 99 लिख देते हैं। और ये क्या है, 7 के ऊपर नहीं लगा है, 3 के ऊपर लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जैसे ये जो है 7, है ना, इसको हम लोग इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, मतलब जो बार में नहीं है उसको, ठीक है, या फिर ये ऐसा होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना को हमको अब सॉल्व करना है, तो देखिएगा यहाँ पे अब हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 9 कट गया, 73 में अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो ये मेरा कितना बचेगा 66, नीचे क्या बचा आपका 99, है ना। अब ये कितना हो गया 2/3, मतलब ये आपका 0.666 ऐसा बार बार रिपीट होगा। तो जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसा बार लगा देते हैं, ठीक है। इसको आप और भी दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सबसे ईजी यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, फिर से एक औसत का क्वेश्चन है, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड हमेशा हमारा सबसे आसान पड़ता है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज इतना, मतलब एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.8 है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज कितना है 16.4, लड़कों की औसत आयु कितना है 16.4, एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 15.4, है ना। गर्ल का एवरेज एज कितना है, लड़कियों का एवरेज एज 15.4 है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का रेशियो बताना है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताना है। देखिए बॉयज़ का एवरेज कितना है, बॉयज़ का एवरेज है बॉयज़ का एवरेज है आपका 16.4 और गर्ल्स का एवरेज कितना है 15.4, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे करके जो सबका मिलाकर एवरेज है उसको यहाँ पर लिख दीजिए 15.8। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, गर्ल्स का और मीन का एवरेज है, उसको लिखिए बॉयज़ के नीचे उनका अंतर को, तो इन दोनों का अंतर है ना 15.8, और ये क्या हो जाएगा आपका अंतर 0.4। और मीन में से बॉयज़ का जो एवरेज होगा, है ना, गर्ल्स का निकाल रहे हैं, बॉयज़ के नीचे लिख रहे हैं, तो एवरेज में से गर्ल्स का डिफरेंस है ना। और जब हम लोग गर्ल्स का निकाल रहे हैं तो जो बड़े हैं उसमें से छोटा को घटाइए, बॉयज़ में से 16.4 में से 15.8 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, जो बॉयज़ के नीचे लिखा है 4 भाई बॉयज़ के नीचे लिखा है, गर्ल्स के नीचे लिखा है 6, ये क्या हो गया 2:3, ठीक है। एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग सीखे हैं। अगर, है ना, अगर ये वाला नहीं समझ में आता है, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, मान लीजिए कि बॉयज़ एक्स हैं, गर्ल्स वाई हैं, है ना, तो अब जो एवरेज है, जो मेरा एवरेज है वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, जितने बॉयज़ हैं इसमें बॉयज़ का एवरेज प्लस जितने गर्ल्स हैं गर्ल्स का एवरेज, और बॉयज़ प्लस गर्ल्स, है ना, यही एवरेज दिया हुआ है कितना 15.8। बॉयज़ कितने हैं नहीं पता, एक्स है, बॉयज़ का एवरेज कितना है आपका 16.4, गर्ल्स कितने हैं वाई, और गर्ल्स का एवरेज कितना है आपका 15.4, है ना, मल्टीप्लाई बाय 15.4, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई वाई का रेशियो यही आएगा 2:3, है ना। एलिगेशन मेथड समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये हमारा बेसिक मेथड है। चलिए देखिए क्या कहा गया है, अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड फॉर 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज। एक ऐसा क्वेश्चन हमारा पिछली बार भी आया था, है ना, एक व्यक्ति 160 किलोमीटर कितना 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर 160 किलोमीटर, फिर से 80 किलोमीटर पर घंटे गया। अब आपको औसत दूरी बताना है। देखिए औसत चल क्या होता है, जब हम लोग बराबर दूरी जाएँ बराबर दूरी आएँ, है ना, या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ए से बी तक गए, बी से ए तक आया, है ना, मतलब ये तो बराबर दूरी हुआ। या दूसरे शब्दों में ए से बी तक गया और बी से ए तक गया, सॉरी ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। अगर इनका डिस्टेंस बराबर है तो हम लोग एवरेज के लिए ये फॉर्मूला लगा लेते हैं 2s1s2/s1 + s2। ध्यान रखिएगा ये हम लोग तभी करेंगे जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो। डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग कुल दूरी
बटा कुल समय, ठीक है, कुल समय, ठीक है। यहाँ पर मेरा बराबर बराबर दूरी गया है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा 2, पहला वाला कितना है 64, दूसरा वाला कितना है 80, नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए 64 प्लस 80, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 71.11 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ़ अ पर्सन वॉक्स 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर कोई व्यक्ति 14 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर के बजाय, तो वो 20 किलोमीटर अधिक चलता है ना। देखिए इसको भी हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आसान पड़ता है अभी हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर इसको अगर मैं ये बोलता हूँ कि देखिए पहला वाला कंडीशन और दूसरे वाला कंडीशन में क्या है, आपका टाइम तो इक्वल है ना, मतलब उतने ही टाइम का बात कर रहा है। और देखिए टाइम मेरा, जैसे ये मेरा स्पीड टाइम डिस्टेंस का हम लोग पढ़े हुए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। और तो अगर मैं टाइम को बोलता हूँ, समय को बोलता हूँ, तो क्या होगा दूरी बटा स्पीड। तो मेरा दूरी कितना है, अगर मैं x किलोमीटर चल रहा हूँ, है ना, x किलोमीटर चल रहा हूँ किस स्पीड से, मान लो 10 किलोमीटर वाले स्पीड से, तो मैं x प्लस 20 चलूँगा किससे, 14 किलोमीटर वाले स्पीड से, है ना। ये मेरा क्या है टाइम है, टाइम तो मेरे दोनों कंडीशन के लिए इक्वल ही है, ठीक है, टाइम मेरे दोनों कंडीशन के लिए इक्वल ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 50, है ना। x हम लोग कब लिए थे, जब हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, लेकिन जब हम लोग, ये मेरा @10 kmph, ठीक है, लेकिन जब हम लोग 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तब हम लोग क्या लिए थे x प्लस 20, मतलब ये क्या हो गया 50 प्लस 20 बराबर 70, तो इसका आंसर क्या हो गया 70, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दो लोगों का सापेक्ष में कुछ जो हम लोग स्पीड बताते हैं, दो लोगों का सापेक्ष में स्पीड है, दोनों सेम डिस्टेंस में चल रहे हैं, तो 14 माइनस 10 मतलब ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनके बीच का जो दूरी है वो चेंज होगा, है ना। अब ये मेरा क्या हो गया स्पीड, तो अब मेरे को अगर टाइम निकालना है, टाइम दोनों में इस डिफरेंस की वजह से दूरी कितना बढ़ता है 20 किलोमीटर, ठीक है, और इनका स्पीड क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये ऐसा चलते चलते 5 आवर तक चले हैं, ठीक है। अब मेरे को जैसे दूरी बताना है कि कितना दूरी है, डिस्टेंस बताना है, तो ये क्या होता है मेरा स्पीड इंटू टाइम, है ना। 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा था 5 घंटे तक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर, है ना। दोनों से मेरा आंसर यही आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसको और डिटेल में समझ लेंगे। दोनों से हमारा आंसर 70 ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको तो हम लोग बहुत शॉर्टकट मेथड से भी किए हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ में एकदम आसानी से देखे हैं। अलग से सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, एलसीएम एचसीएफ का आपको ट्रिक पता है तो तुरंत बन जाएगा। दोनों देखते हैं। मान लीजिए नंबर मेरे पास इस टाइप से है, आप इसको सबको डिवाइड करोगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, है ना। उस हिसाब से क्या करना है, इसको आपको और वही क्रम में करना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये मेरा 64 किसका वैल्यू था, इसका सबसे पहले मेरा ये लिखा जाएगा, उसके बाद मेरा ये वाला लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा मेरा 8/15 और फिर सबसे छोटा 5/9। तो अगर मैं एक तो कर सकता हूँ कि सबका वैल्यू ऐसे करके पुट करूँ, या फिर इसका जो दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, ये मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ में डिस्कस भी किए थे। अगर मेरे को कंपेयर करना है A/B और C/D को, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो इधर की तरफ क्या हो गया A/D, है ना, और इधर की तरफ क्या हो गया B/C, सॉरी B/C। तो अगर ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, है ना। अगर मैं बोलता हूँ इफ़ A इंटू D बड़ा है किससे, B इंटू C से, तो क्या होगा आपका A/B भी बड़ा होगा किससे, C/D से। और अगर ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर वाला नंबर अगर मेरा छोटा है दूसरे वाले नंबर से, तो मेरा जो नंबर है वो भी छोटा हो जाएगा, A/B भी छोटा हो जाएगा D का, है ना। तो इसी शॉर्टकट का हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करें, जैसे मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है, तो सब ऑप्शन में देखिए जो सबसे छोटा नंबर है ना, सभी ऑप्शन में जो सबसे छोटा नंबर है वो सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर किधर की तरफ आ रहा है। देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे 11×5=55, 9×7=63, तो ये वाला नंबर छोटा आ रहा है, तो ये तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। इसको 9×8 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 9×8 72 और ये 15×5=75, मतलब सबसे
देखिए, हाँ, ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए से 9 अट्ठे 72 और ये 15 पचे 75, मतलब ये वाला 72 है, ये 75 है, मतलब ये वाला नंबर तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 17 अट्ठे है ना 136, और ये कितना हो जाएगा 15 अट्ठे है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 165। ठीक है, तो अब इन दोनों में ये तो छोटा हो नहीं सकता, यही वाला सबसे छोटा है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 8/15 सबसे छोटे नंबर पे है, ये सिर्फ हमारे डी पर है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2, 1/3, 1:4। इट्स पेरीमीटर इज 156, मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात इतना है। परिमाप 156 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। जैसे ये मेरा एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है ABC, तो मैं इसको इस फॉर्म में ले आता हूँ। रेशियो का छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। 1:2 है ना, 1:3 है, 1:4 है, अपॉन में ही है। इसको आपको सिंपल रेशियो में लाना है, तो क्या कीजिए, इसको गुणा कर दीजिए किससे, लघुत्तम समापवर्तक ऑफ डिनोमिनेटर है ना, जो उसके नीचे की तरफ है हर, उसके एलसीएम से, लघुत्तम समापवर्तक से गुणा कर दीजिए, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। 2, 3 और 4 का एलसीएम है 12, 12 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6:4:3 है ना, मतलब जो मेरा एक हो जाएगा 6x, तो दूसरा हो जाएगा 4x, और ये एक हो जाएगा मेरा 3x। ठीक है, अब मेरे को इन सब का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है 156, मेरा ये कितना हो गया 6x प्लस 4x प्लस 3x, 6 4 10, और ये कितना हो गया, हाँ 6 4 10 3 13, 13x है ना। 13x का वैल्यू कितना हो गया मेरा 156, 13 1 जा 2 जा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब क्या बोला है लार्जेस्ट साइड, तो इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है 6x वाला है। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वाला कितना है 6x है। 6 में हम लोग 12 का गुणा कर देते हैं, ये मेरा आ जाता है 72, इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 132 मीटर लॉन्ग, 132 मीटर इन लेंथ। 110 मीटर लंबा ट्रेन है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 132 किलोमीटर के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, हम लोग जानते हैं स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम होता है, हिंदी में लिख देते हैं चाल दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम मैं ऊपर भेजूंगा, डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। ट्रेन को अगर किसी ब्रिज को क्रॉस करना है तो ये कब करेगा, जब ये अपना पूरा लेंथ क्रॉस कर ले और ब्रिज का पूरा लेंथ क्रॉस कर ले है ना। ये लेंथ ऑफ द ट्रेन और ये लेंथ ऑफ द ब्रिज, जब दोनों को क्रॉस कर लेगा। तो अब मेरे को यहाँ पर टाइम चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना ट्रेन का लेंथ है, जितना ब्रिज का लेंथ है बटा स्पीड। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को टाइम निकालना है ना, टाइम मेरा ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 110, ब्रिज का लेंथ कितना हो गया 132, स्पीड कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो मीटर और सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, नीचे 18 लिखूँ उससे अच्छा यहाँ पर 18 ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना हमारा कटेगा कट जाएगा है ना। 6 से कटेगा 6 तिहा और 6 12, फिर 3 से 4 है ना 18 चौक 72, और फिर इसको हम लोग जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.1 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, किलोमीटर पर आवर को जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, ये भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ, फिर से एलसीएम वाला, 2 प्राइम नंबर x एंड y, कहा गया है कि x y से बड़ा है, इज 161। तो आपको वैल्यू बताना है 3y - x का। दो अभाज्य संख्या x और y जिसमें कि x बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y - x का मान बताइए। तो सबसे पहले तो ये x और y ऐसे क्या होंगे जिनका एलसीएम 161 होगा, तो हम लोग 161 को सबसे पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा 1 2 3 4, एक तो होता नहीं है ना, 2 3 5 से तो हो नहीं रहा है, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, फिर अगला क्या हो गया 23। मतलब अगर हम लोग 161 को बोलें तो 7 × 23, मतलब दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं 23 और 7।
अब बोला है कि x बड़ा होगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 23, और y छोटा होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। बस अब इसमें पुट कर दीजिए 3y माइनस एक्स, है ना, तो 3 इंटू 7 माइनस कितना 23, 3 सत्ते 21, 21 में से 23 जाएगा -2 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपको √2 का, है ना, √2 का आपको मान दिया है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ इसका पूछा है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको जैसे मान लीजिए हम लोग को इसको सॉल्व करना है, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं ना, परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। नीचे का जो है हमारा, उसके बीच के सिंबल को हम लोग क्या है चेंज करते हुए ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। जैसे इसको अगर मेरे को करना है तो मैं क्या लिखूंगा √2 माइनस 1, और यहाँ क्या लिखा जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ आपका यूज़ हो रहा है, एक तो आपको यूज़ होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक चीज़ काम होगा कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ देखिए ये आपका दोनों a माइनस बी के फॉर्म में है ना, अगर ये a है ये b है तो a माइनस बी। इसको सॉल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर पूरा लिख दे रहा हूँ, √2 का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 √2, है ना, 1 को मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब ही नहीं है। आगे यहाँ पर आपका फिर से क्या हो जाएगा, नीचे ये a प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया √2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 3, और है ना 3 माइनस 2 √2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 2, और √2 का वैल्यू तो हमको पता है ना कि 1.414 है। ठीक है, इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.172। ठीक है, देखिए आंसर ये हो सकता है जैसे लग रहा है, लेकिन आपको क्या बोला है कि इसका स्क्वायर रूट बताना है ना, लेकिन जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे फिर से, तो जब फिर से हम लोग इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे ना 0.172 अच्छे से 0.172, तो ये मेरा आ जाएगा 0.414, है ना, तो मोस्टली इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट बोला है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए बी। ठीक है, देखिएगा, है ना, कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। स्क्वायर निकालने का और स्क्वायर रूट निकालने का हम लोग मेथड अलग से देख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए क्या कहा गया है आपका फिर से, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग मतलब ऐसा शेप जिसका चारों भुजा बराबर होता है, इसका परिमाप, है ना, तो इसका परिमाप क्या होता है, अगर मेरा एक साइड l है तो ये क्या होगा l√2, है ना, परिमाप क्या होगा l√2। तो मेरे को अब इसका देखिए, आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, तो यहाँ से मैं l का मान निकाल सकता हूँ क्या 20/√2, है ना, इसको मैं 10 × 2 लिखूँगा, इसको लिख ही दे रहा हूँ 10 × 2 √2, √2 से √2 कटेगा तो ये मेरा 10√2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा एक साइड का हो गया, है ना 10√2। अब क्या बोला इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, अगर आप एक रस्सी लें यहाँ से इसके चारों भुजा में घुमाएं और फिर वहीं तक पहुँच जाएँ, फिर जब रस्सी को सीधा करेंगे तो जो उसका लेंथ होगा, तो एक साइड l है चारों तरफ का l होगा, है ना, पेरीमीटर क्या होता है 4l, तो ये मेरा हो गया 4l का मान मेरा कितना आया था 10√2, मैं इसको पुट कर दूंगा तो ये मेरा 40√2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इजी सा है। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ऐसा वाला आपके शिक्षक में भी आया था, सहायक शिक्षक में भी आया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन। इसका बहुत सारा शॉर्टकट भी होता है, ट्रिक भी होता है, अभी हम लोग बेसिक मेथड से समझ जाते हैं क्योंकि वो भी एकदम आसान है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 6 पेनों को क्रय करने पे उतना हमको मिल रहा है जितना हमको 4 पेनों को ही बेच के मिल जा रहा है, तो लाभ बताइए, है ना। देखिए सिंपल सा है, हमारा जो लाभ होता है, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, जो मेरा प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है वो क्या होता है कि जितने में मैं बेचा हूँ और जितने में मैं खरीदा हूँ दोनों का अंतर बटा जितने में मैं खरीदा हूँ गुणित 100, है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या बोला है कि जो 6 का जो मतलब एक का, अगर मेरा सीपी को मैं सीपी ही लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस एक का सीपी है तो 6 का 6 सीपी हो जाएगा। ये क्या चीज़ के बराबर है 4 एसपी के बराबर है ना, 6 का सीपी
4 का SP। तो अगर मैं यहाँ पे CP और SP का रेशियो देखूँ, CP मैं SP को यहाँ नीचे ले आया, ये मेरा क्या हो गया 4/6 या फिर कहिए 2/3, हाँ 2/3 है ना। तो अगर मैं CP को बोलता हूँ कि मेरा 2x है तो SP मेरा उस हिसाब से 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहीं पर प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, SP है ना, ये मेरा SP की जगह मैं रखा 3x, CP की जगह मैं रखा 2x, फिर CP की जगह मैं रखा 2x और ये मेरा क्या हो गया 100, ठीक है। ये मेरा 1/2/100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50%। इसका और भी बहुत कुछ शॉर्टकट होता है ना, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग और डिस्कस भी कर लेंगे। और देखिए, दो भी आपको जो एक का क्रय दूसरे का विक्रय ऐसा कुछ भी बोलेगा ना, तो हमेशा डिफरेंस को ऊपर में लेना है ना। अगर ऐसे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा डिफरेंस को ऊपर में लेना है। नीचे में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, नीचे में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जो दोनों नंबर में से कम वाला है उसको नीचे की तरफ ले लेना और फिर 100 कर देना, इससे भी आपका हमेशा आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर लॉस हो रहा होता तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाला नंबर है उसको रख देते, ठीक है। इसमें भी देख लो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 6 का डिफरेंस कितना है 2, 4 और 6 में से दोनों में से कम क्या है 4, दोनों कैसे करोगे, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, हाँ, बट बेसिक मेथड से करो उससे भी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच व्हेन एडेड टू, मतलब इसमें हम लोग कौन सा ऐसा छोटा नंबर ऐड करें कि एक होल नंबर बन जाए। होल नंबर मतलब जो आपका 0, 1, 2, 3 ऐसा वाला है ना, नेगेटिव होगा लेकिन 0 से चालू होगा। तो सबसे पहले तो हम ये फ्रैक्शन है कितना ये देख लेते हैं, ठीक है। क्या आपका फ्रैक्शन दिया है 2/5, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है ना, 2/5, 15/21, 7/10 और कितना है 3/8। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 5 दिया 15 है ना, उसके बाद आगे 7 दिया 21, ठीक है। और क्या कटेगा आपका 2, 5 जा और कुछ बचा क्या, नहीं, क्या बचा 3/5/40। अब ये तो मेरा फ्रैक्शन हो गया, एक से छोटा है, तो इसको मैं नियरेस्ट होल नंबर करना चाहूँ तो ये मेरा 1 होगा, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक में से मैं कितना को घटा दूँ, 3/40 को मैं घटा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 37/40, है ना। इधर 40 गया, 40 में से 3 गया 33, 33/40, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके जो पास वाला नियरेस्ट होल नंबर है, होल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना। सेकेंड थिंग, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो ये तो मेरा 0 से बड़ा ही है ना। मैं इसमें क्या ऐड करूँ पूछा है, अगर क्या घटाऊँ बोलता तो मैं 3/40 बोलता, क्योंकि 0 भी आपका एक होल नंबर है ना। क्या जोड़ना है तो 37/40। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा है, परसेंटेज का एप्लीकेशन है, हम लोग किए भी हुए हैं। ड्यू टू 30% इंक्रीज, केले के 30% वृद्धि के कारण 7.80 में 3 केले कम खरीद पाता है, तो केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है ना। ड्यू टू 30% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनाना, 3 बनाना लेस आर अवेलेबल फॉर ₹7.80, ठीक है। 30% बढ़ गया तो उसके कारण 3 बनाना नहीं ले पाया इतने में, तो पर डजन का रेट क्या है। देखो 30% आपको पता चल रहा है कि 30% 3 बनाना के बराबर वैल्यू कर रहा है ना। तो 100% कितने के बराबर वैल्यू करता, ठीक है, समझ जाएंगे। ये 10 बनाने के बराबर करेगा, है ना। 30% मतलब 3, 10% मतलब 1, तो 100% बराबर 10 बनाना, है ना। अब जो मेरा 100% वैल्यू है वो एक्चुअल में है कितना, 7.8 रुपीज़ है ना। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है क्या कि 7 ये तो समझ गए ना, ये अलग से लिख के बता दूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 30% मतलब 3, तो 10% है ना बराबर, दोनों तरफ में 3 से डिवाइड किया तो 1, तो 100% बराबर कितना 10, ठीक है। अब ये मेरे को क्या पता चल गया कि 100% मेरा था कितना, हम लोग 7.8 रुपीज़ का बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो 7.8 रुपीज़ में मेरे को कितना बनाना मिल रहा है, हाँ 7.8 रुपीज़ में मेरे को कितना बनाना मिल रहा है, कितना 10 बनाना, 7. इसी कलर में कर देते हैं, 7.8 रुपीज़ में मेरे को कितना मिल रहा है 10 बनाना। तो एक बनाने का रेट कितना होगा, एक बनाने का रेट कितना होगा 7.8/10, है ना। और मेरे को अब क्या बोला है, डजन मतलब 12 बनाना, ठीक है। डजन मतलब 12 बनाने का रेट कितना होगा, तो एक का रेट आपको पता है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7.8 में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा आ जाएगा आई थिंक
₹36। ये क्या हो गया 12 का, है ना, करके देख लेंगे, यही आएगा। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट अब हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती का मैथ्स और साइंस दोनों को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, जो अभी 2023 को हुआ है ना 10 जून को, उसका मैथ्स साइंस दोनों का आंसर भी देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। इसके अलावा जो भी आपका कुछ भी सजेशन होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। जो भी डिस्कशन करना है हम लोग कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल, इसका पीडीएफ है ना, और क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर जब आएगा तब वो भी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।